डियर स्टूडेंट्स, हम ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट अवर एनवायरनमेंट पढ़ेंगे क्लास 7th का, जिसमें आप लोग को हमारे एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे एनवायरनमेंट बनता है, क्या होता है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, ये बताया गया है। तो अवर एनवायरनमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन है? अर्थ। ठीक है, हम किस पे रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, और अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। तो लिखा है द अर्थ इज होम ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्थ क्या है? हमारे जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स का क्या है? होम है। और जो जितने भी अदर लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे एनिमल्स हुए, प्लांट्स हुए, ये इनका भी क्या है? होम है। ठीक है, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन विच मेक अप देयर एनवायरनमेंट। क्योंकि हमारे अर्थ पे क्या है? एनवायरनमेंट है और लिविंग कंडीशंस है, इसलिए यहाँ पर ये अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। द टर्म एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल एक्सटर्नल कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का मतलब ही होता है कि वो कंडीशन, जो एक्सटर्नल कंडीशन जो रहने के लिए, लाइफ पॉसिबल के लिए ज़रूरी होती हैं, वो क्या कहलाता है? एनवायरनमेंट कहलाता है। इट कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। फ्रेंच वर्ड कौन सा है? एनवायरन। ठीक है, फ्रेंच वर्ड कौन सा है? एनवायरन से ही डेवलप्ड हुआ है, जिसका मीन्स होता है सराउंड, है ना। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? सराउंड। सराउंड मतलब हमारे चारों तरफ। तो कौन कौन से एनवायरनमेंट यहाँ पे दिए गए हैं? हमारे चारों तरफ नेचुरल एनवायरनमेंट होते हैं, ह्यूमन एनवायरनमेंट होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट कौन से होते हैं? जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन सा आएगा? फिजिकल और बायोलॉजिकल। क्योंकि नेचर से रिलेटेड है, तो नेचुरल एनवायरनमेंट में कौन सा होगा? नेचर से रिलेटेड एनवायरनमेंट आएगा, जिसमें 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? जिसमें नॉन लिविंग और एबिटिव कंपोनेंट्स होते हैं। नॉन लिविंग कौन से होते हैं? जो चल नहीं सकते, है ना, घूम नहीं सकते, जैसे लैंड, है ना, और वाटर, एयर। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन लिविंग है ना, ये जिंदा नहीं है, अजीवित बोल सकते हैं इन्हें हम एक तरफ से, है ना। तो जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो वो कौन सा है? चल नहीं सकते और बढ़ नहीं सकते, जिनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, सांस नहीं ले सकते, वो कौन से कहलाते हैं? नॉन लिविंग कहलाते हैं। ठीक है, तो नॉन लिविंग और एबिटिव कंपोनेंट्स फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं, जिसमें लैंड, वाटर और एयर आएंगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इन्हें ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट भी बुलाया जाता है। और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट में कौन से आएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स आएंगे। बायोटिक मतलब जिनकी ग्रोथ होती है, ब्रीथ करते हैं, है ना। तो ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। ये कौन से? माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जिसमें बायोटिक और लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो कौन से कहलाते हैं वो? बायोलॉजिकल। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में फिजिकल और बायोलॉजिकल समझ में आ गया होगा। अब आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट से क्या समझ रहे हैं हम? कि जो ह्यूमन से रिलेटेड हो, है ना। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा, जैसे ह्यूमन से रिलेटेड क्या है? रोड है, हमें रोड की ज़रूरत पड़ती है, ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कौन से? जो जिनने ह्यूमन ने बनाए हो, ह्यूमन एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने बनाए हो और ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हो, वो कौन से कहलाते हैं? ह्यूमन एनवायरनमेंट आएंगे। इसमें और कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंडीशंस भी इंक्लूडेड रहेंगी, जो कि मतलब रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया ह्यूमन एनवायरनमेंट कौन सा होता है? जो ह्यूमन ने बनाया है और ह्यूमन के लिए ज़रूरी है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो नेचुरली होता है, और ह्यूमन एनवायरनमेंट जो ह्यूमन ने बनाया है, जैसे ब्रिज, रोड, है ना, ह्यूमन ने बनाए हैं, तो ये ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। तो आप लोग ने दोनों समझ में आ गए। अब हम यहाँ फिर से देखेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में दोनों बायोटिक और एबिटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें कौन से? प्लांट्स और एनिमल्स आ जाएंगे, मतलब लिविंग थिंग्स आ जाएंगी। और एबिटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, एयर, वाटर, सॉइल। अब यहाँ पे आप लोग को मेजर डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट के कई सारे डोमेन्स बताए गए यहाँ पे। तो कितने डोमेन्स होते हैं? 4 डोमेन्स होते हैं। एनवायरनमेंट के कितने डोमेन्स होते हैं? 4 डोमेन्स होते हैं। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, एल फॉर लिथोस्फीयर और एल फॉर लैंड, मतलब लैंड से रिलेटेड कौन सा होता है? लिथोस्फीयर।
एटमॉस्फेयर, ए फॉर एयर एंड ए फॉर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर किससे रिलेटेड होता है, एयर से रिलेटेड, ठीक है। और हाइड्रोस्फेयर हो जाएगा वाटर से रिलेटेड, हाइड्रोस्फेयर वाटर से रिलेटेड, और बायोस्फेयर में ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है लिथोस्फेयर कौन सी है, एल फॉर लैंड, अभी हमने बताया। तो लिथोस्फेयर अर्थ की सॉलिड लेयर है, लेयर लैंड क्या है, अर्थ की सॉलिड लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। तो लिथोस्फेयर इज आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक मटेरियल एंड सॉइल, मतलब लैंड में क्या क्या मिला होता है, सॉइल और रॉक मटेरियल्स मिले होते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा है, लिथोस्फेयर में क्या होगा, अर्थ की सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसमें रॉक मटेरियल्स और सॉइल कंटेन होंगे, ठीक है। इसे अर्थ का क्रस्ट भी बोला जाता है। इट एक्सटेंड्स ओवर द कंटिनेंट्स एज वेल एज ओशन बेसिन, मतलब यहाँ पे कौन सा, ओशन बेसिन के ये कंटिनेंट्स है जिसमें 71% टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फेयर किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। मतलब यदि हम लैंड पर देखेंगे, अर्थ पे देखेंगे तो कितना 71% वाटर है, ठीक है। और 29% क्या है, लैंड है। तो हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो कितना है, 29% एरिया है ना। अर्थ का यदि 100% देखें तो उसमें से 71% वाटर है और 29% सिर्फ लैंड है जिस पे हम रहते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर किससे बनी है, लैंड किससे बनी है, रॉक मटेरियल और सॉइल से बनी है। और जो अर्थ का सॉलिड लेयर है वो क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाएगा। हाइड्रोस्फीयर में अभी हमने बताया जो वाटर होता है वो आ जाएगा। अब वाटर कहाँ कहाँ होता है, तो ओशियन, सीज, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल, वाटर वेपर, ग्लेशियर्स, आइस, स्नो, इन सभी में क्या क्या होता है, वाटर होता है, इसलिए इसे हाइड्रोस्फीयर में लेंगे, ठीक है। अब यदि वाटर लेवल ज़्यादा हो जाए, वाटर लेवल यदि ओशियंस और रिवर में ज़्यादा हो जाए तो क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है। जहाँ पर कम हो तो वह क्या हो जाता है, ड्राफ्ट हो जाता है, सूखा एरिया हो जाता है। अब वाटर के कारण फूड और मिनरल्स है ना, सोर्सेज जो ओशियन के सोर्सेज होते हैं वो फूड एंड मिनरल्स होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है और हमारी डेली लाइफ में भी वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डोमेस्टिकेशन के लिए, यदि हम लोग इरिगेशन पर्पस, क्रॉप्स वगैरह, वाटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए सब में देखें तो वाटर की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। एटमॉस्फेयर अभी हमने बताया ग्रीक वर्ड है, एटम्स से लिया गया है, ग्रीक वर्ड एटमॉस से लिया गया है जिसका मतलब होता है वेपर्स। वेपर्स मतलब यहाँ पर बताया है ग्रीक वर्ड में एटमॉस है। देखो अब यदि हम एटमॉस्फेयर को हाफ करें, एटमॉस है ना और स्फेरा है ना, तो यहाँ पे जो एटमॉस है ग्रीक वर्ड, जिसको यदि एटमॉस्फेयर को 2 पार्ट्स में यदि हम लोग डिवाइड कर ले तो एटमॉस का मतलब होता है वेपर्स और स्फेरा जो बचा है उसका मतलब होता है स्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का यदि देखें तो एटमॉस्फेयर एयर की थिन लेयर है जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है। तो अभी हमने बताया था ए फॉर एटमॉस्फेयर और ए फॉर एयर, है ना। तो एयर क्या है, हमारे चारों तरफ फैली हुई है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि एयर क्या है, एटमॉस्फेयर में जो एयर की थिन लेयर है वो चारों तरफ अर्थ की फैली हुई है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, और इसमें कई सारी गैसों का मिश्रण है। मतलब यदि हम देखेंगे तो एयर में हम लोग जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है ना। तो इस हवा में इस एयर में कई सारी गैसेस मिली हुई होती हैं, है ना। जिसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि अर्थ पे जो एयर है वो एक थिन ब्लैंकेट है, मतलब एक मोटी चादर के रूप में हमारी अर्थ को कवर किए हुए क्या है, एयर फैली हुई है, इतनी तरीके से फैली हुई है कि इसको हम थिन ब्लैंकेट भी बोल सकते हैं। और ये हमें किससे, हार्मफुल गैसेस से, जो हार्मफुल सोलर रेडिएशंस होते हैं उनसे भी बचाती है। जो हवा है, हवा किससे बचाती है, मान लो सोलर रेडिएशन होते हैं, कई हार्मफुल गैसेस होती हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, उनसे हमारे लिए प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी, अल्ट्रावायलेट रेज कह लें और स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन, मतलब यदि जो सूर्य से तेज़ गर्मी आती है, जो सूर्य से तेज किरणें आती हैं वो हमारी स्किन को जला ना दें, है ना, हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट्स ना कर दें, इसके कारण जो हमारे चारों तरफ हवा फैली हुई होती है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ना। और जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज वो होती हैं जो सन से डायरेक्ट रेज आती हैं, वो हमारे जो ओजोन लेयर से
होती हुई आती है। तो ओजोन लेयर क्या है, एक एयर की ही लेयर है जिसमें कई सारे छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या गैसेस हैं उनके मिक्सचर के कारण अर्थ को क्या किए हैं, प्रोटेक्ट किए हैं। अर्थ के चारों तरफ एक लैमिनेशन की तरह फैला हुआ है, जिसके कारण जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेज है वो डायरेक्ट नहीं आ पाती है ना। जो ये सन है ना, जैसे सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ से डायरेक्ट अर्थ पर ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं ये डायरेक्ट ना आ पाए, इसके कारण चारों तरफ क्या फैली हुई है, कुछ गैसेस का एक लेयर लैमिनेशन की तरह फैली हुई है, जिसके कारण जो सन की डायरेक्ट रेजेस हैं, सन की किरणें हैं जो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं आ पाती। वो कैसी हुई होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, हमारी स्किन को ख़राब ना कर दें, इसलिए वो क्या करती हैं, डायरेक्ट जो एयर है, ये जो लैमिनेशन है, लैमिनेशन से पास करके ही आती हैं, है ना। तो इसके कारण डायरेक्ट नहीं आ पाती, तो हमारे लिए कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। तो एयर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इस टाइप से प्रोटेक्ट करती है ना। लेकिन पॉल्यूशन के कारण जो ओजोन लेयर है इसमें क्या होता जा रहा है, होल होता जा रहा है ना। जैसे यदि कोई लैमिनेशन है, लैमिनेशन फट जाए तो क्या हो जाएगा, उसके कारण वो जो हमारे मतलब जिस चीज़ पे लैमिनेशन करेंगे तो क्या होगी, चीज़ खराब हो जाएगी। तो उसी टाइप से अर्थ में भी क्या होता जा रहा है, पॉल्यूशन के कारण उस ओजोन लेयर में होल हो गया है ना। तो जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रेज सीधी आने लगी हैं, और जो हम लोग वेस्ट इंडीज़ वगैरह ये होल होता जा रहा है, तो वहाँ के लोग देखते होंगे कि कैसे लगते हैं। तो इसी कारण से उनके कारण वहाँ पे वाटर भी नहीं है, और उनकी स्किन जलने का कारण भी यही है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ पे सीधी आती जा रही हैं। यहाँ पे हम बायोस्फीयर पढ़ेंगे। बायोस्फीयर में डिक्शनरी में दिया है कि अर्थ सरफेस का एक पार्ट है जो कि लिविंग थिंग्स के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे ग्रीक वर्ड ये कहाँ से लिया गया है, बायो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन बायो मतलब लाइफ, और स्फेरा मतलब स्फेयर, है ना। जो हमारे अर्थ के लिए लाइफ पे मतलब अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, तो लाइफ के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, बायोस्फीयर के अंदर आएंगी, है ना। तो हमारी लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों चीज़ें किस में आ जाएंगी, बायोस्फीयर में आ जाएंगी। जिसमें ऑक्सीजन ज़रूरी है हमारे लिए, तो ऑक्सीजन किस में, एयर से रिलेटेड आ जाएगी, है ना। तो एटमॉस्फेयर हो गया। वाटर ज़रूरी है हमारे लिए, तो किसके लिए आ जाएगी, हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगी, है ना। और एयर से एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। और जो लिथोस्फीयर है, लैंड, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, सॉइल होती है, क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं जो हमारे लिए फूड के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या इसमें आ जाएगी, लिथोस्फीयर या लैंड में आ जाएगी, है ना। तो इस टाइप से ये तीनों चीज़ें किस में आ जाएंगी, बायोस्फीयर में आ जाएंगी। अब हमारे इंडिया में बायोस्फीयर कौन कौन से हैं, तो हमारे यहाँ इंडिया में यूनेस्को है ना, जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर है ना। इसके लिए कौन सा मैप प्रोग्राम चला गया, और इसे डेवलपमेंट भी किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए, है ना, और लाइफ स्टाइल के लिए। अब बायोस्फीयर के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ दिए हैं, तो ये आपको पढ़ना है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें आएंगी जो ह्यूमन ने बनाई हैं। तो ह्यूमन ने क्या क्या बनाया है, ब्रिज बनाया है, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, है ना, क्रॉप्स से रिलेटेड यदि हम लोग देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग्स, ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ किस में ली जाती हैं, वेदर कंडीशन में यहाँ ली है। देखो यहाँ से हम पढ़ेंगे ह्यूमन ने कौन कौन सी ब्रिज बनाए, रूट्स बनाए ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। तो हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन हेल्पफुल हो तो उसके लिए ये बनाया। एनवायरनमेंट को डेवलप करने के लिए मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड भी कई सारे प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, जिसमें पॉल्यूशन को कम करने के लिए स्कीम्स बताई जा रही हैं। एग्रीकल्चर को किस टाइप से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर सकते हैं, है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉपिंग हो। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ कौन सी ले सकते हैं, तो ये सारा डेवलपमेंट कौन कर रहा है, ह्यूमन। तो इसलिए किस में आएगा, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगा। अब आप लोग को ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी किस में लिखनी है, प्रैक्टिकल रजिस्टर में लिखनी है, जिसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF के थ्रू सेंड कर दूंगी। प्रैक्टिकल रजिस्टर मतलब वो साइंस वाला, एक साइड ब्लैंक और एक साइड लाइनिंग वाला, तो उसी कॉपी में आप ये राइट करेंगे चैप्टर्स।